Good morning, students. How are you all? So, let's do chapter number 2 of your book, Era of One Party Dominance. Yesterday, we have read about the Congress system and the first election system, which was conducted in 1952, the first general elections after the independence of India. Okay, so today I will tell you about the main planning of that election commission which they have made for this purpose. तो आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी कि कैसे सबसे पहली जनरल इलेक्शंस इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग टास्क थी, एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि इससे पहले इंडिया में कभी भी ऐसे कैंडिडेट्स के द्वारा ना तो उन्हें कोई मौका दिया गया था इलेक्शंस में खड़े होने का और ना ही अपनी गवर्नमेंट बनाने का, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर इंडियंस वही सब कुछ करते थे जो उन्हें बोला जाता था। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को ये इन्होंने अपनी प्लानिंग में शामिल किया इंडियन लीडर्स ने कि डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, और उस डेमोक्रेटिक कंट्री के बाद लोगों की पार्टिसिपेशन मस्ट, द पार्टिसिपेशन of the people was must in democracy, otherwise there is no use of that type of democracy. So let's read the next page. But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन बनाया गया क्योंकि कोई भी काम हमने करना है अगर, तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना ज़रूरी है। उसके लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी ज़रूरी है जो अपने रूल्स सेटअप करेगी, जो अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी, जो अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी, एंड ड्यूटीज़ विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इलेक्शन कमीशन जब बनाया गया तो उनके सामने सबसे बड़ा टास्क था, दैट वाज नॉट एन इजी टास्क। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इंडिया वाज अ बिग कंट्री, इंडिया वाज अ पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया का साइज़ इतना बड़ा था कि सभी लोगों को एक साथ लेके चलना, दैट वाज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ दैट लीडर्स। तो सबको साथ में लेके चलना ताकि कोई भी पर्सन दुखी ना हो, कोई भी पर्सन नाखुश ना हो। ऐसी एक सबसे पहला बार इंडिया ऐसा काम करने जा रहा था जो कि इंडिया की हिस्ट्री में लैंडमार्क बनने वाला था, और वो बाद में बना भी। हिस्ट्री में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस एक लैंडमार्क साबित हुई, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड करवाने और उन राइट्स को पूरी तरह से वो अवेल कर सकें, ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग काम था। Holding an election required a delimitation or drawing the boundaries of the electoral constituencies. It also required preparing the electoral rolls or the list of all the citizens eligible to vote. अब सबसे पहले आपको जैसे पता है, अब तो आप बच्चों को भी सारी चीज़ पता चल जाती है, क्योंकि यू आर ऑल्सो अवेयर फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, है ना। तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसीज में सारे देश को बांटना, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी चाहिए, कितने उसमें से रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे इलेक्शंस के लिए, ठीक है, और उनको मैनिफेस्टोज उनके देखने, उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स बनाने, हर सिटीज़न के टोटल का पॉपुलेशन को काउंट करना, और उसमें से कितने लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, इस चीज़ को देखना। तो ये सारा बहुत बड़ा काम था इलेक्शन कमीशन के सामने। Both these tasks took a lot of time. When the first draft of the rules was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. अब सबसे पहले जब देखा गया ना कि कितने लोग एलिजिबल हैं इस वोटिंग के लिए, तो उसमें एक चीज़ सामने आई कि जो लेडीज़ थी ना, ज़्यादातर वीमेन थी, उनका लिस्ट में रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं पे, उनका नाम ही नहीं है, उनकी एलिजिबिलिटी शो नहीं
होती थी, वो क्या थी पीछे कि ये इसकी वाइफ है, ये इसकी बेटी है, डॉटर ऑफ एंड वाइफ ऑफ, मतलब उनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं सही दिख रही थी, उनकी कोई एग्जिस्टेंस शो नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ क्या थी, एक इसको भी सामने लाने की ज़रूरत महसूस हुई। They were simply listed as wife of or daughter of. The Election Commission refused to accept these entries and ordered a revision if possible and deletion if necessary. अब देखो, अब अगर डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया बन गया था तो इन्होंने ऐसा नहीं था कि वुमेन को इग्नोर कर दिया तो और या फिर ये सोचा हो कि कोई बात नहीं नेक्स्ट इलेक्शंस में देखेंगे, बट ऐसा नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने सारी ऐसी लिस्ट, सारी ऐसी एंट्रीज रिफ्यूज़ कर दी। उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसी एंट्रीज नहीं चाहिए, हमें हर लेडी का अपना एक अपने नाम से हर वीमेन शो होनी चाहिए, ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए और पहले वाली लिस्टें अगर ज़रूरी हैं तो वो डिलीट कर दी जाएं। तो ये वाली दोबारा से उनका वर्कआउट फिर से शुरू हो गया। Preparing for the first general election was a mammoth exercise. No election on this scale had ever been conducted in the world before. सब संसार में ही पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी इलेक्शन पहले नहीं हुई थी। No election, and all that time there were 17 crore eligible voters who had to elect about 3200 MLAs and 489 members of Lok Sabha. अब देखिए उस टाइम पे 489 लोकसभा के टोटल मेंबर्स थे जिनको इलेक्ट करा जाना जरूरी था। और जब ये लिस्टें बनी तो उसमें ये देखा गया कि 17 करोड़ वोटर्स जो इंडिया में थे वो वोट डालने के लिए एलिजिबल थे और 3200 MLAs को इलेक्ट करना था। तो ये सारा सामने उनके पूरा सामने एक मैनिफेस्टो जो उनके सामने था। Only 15% of these eligible voters were literate. अब ये देखने वाली चीज़ है कि सिर्फ 17 करोड़ लोगों में से 17 करोड़ वोटर्स में से जो एलिजिबल थे उनमें से सिर्फ 15% वोटर्स ही पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो क्योंकि अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई भी इलेक्शन के लिए अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है तो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, है ना। आप अगर किसी को वोट डालते हो, बिकॉज एवरी वोट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर कंट्री। हर एक वोट एक बंदे को हरा भी सकती है और जिता भी सकती है। तो ऐसी वोटिंग होना, ऐसे वोटर्स का होना बहुत ज़रूरी था जो पढ़े लिखे हों, जो ये सोचते हों कि हाँ जी कोई मुझे पता है कौन सा रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है, किसमें कौन से अच्छे गुण हैं, कौन सी एलिजिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो ये था, उसमें से सिर्फ 15% पढ़े लिखे वोटर्स थे इंडिया में, उस टाइम की बात है ये। Therefore, the election commission had to think of some special method of voting. The election commission trained over 3 lakh officers and polling staff to conduct the elections. अब इलेक्शन कमीशन के सामने क्या था, उन्होंने ये सोचा कि अगर 15%, मान लो 100 में से 15 लोग सिर्फ पढ़े लिखे हैं तो बाकी लोग तो वैसे ही वोट डाल देंगे। कोई किसी के पीछे लग के वोट डाल देगा, कोई किसी लालच में आके वोट डाल देगा, कोई अनजाने में वोट डाल देगा। तो ऐसे तो सही इलेक्शन नहीं होगी ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने 3 लाख ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ को ट्रेंड किया कि लोगों को आप घर घर जाकर जागरूक करवाओ, उनको अवेयर करवाओ कि कैसे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो ये उन्होंने फिर से अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया। It was not just the size of the country and the electorate that made this election unusual. The first general election was also the first big test of democracy. अब एक गरीब देश है इंडिया सबसे, और अनपढ़ता कितनी ज़्यादा थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पार्टीशन अभी हुआ था, इंडिया की पार्टीशन हुआ था। तो अभी इतना ज़्यादा लोगों पे में अवेयरनेस नहीं थी, गरीबी बहुत थी, पैसा नहीं था, लोगों को अपने खाने के लाले पड़े थे, लोगों को 2 वक्त की रोटी की चिंता थी, है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का टेस्ट था एक तरह से, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे थे कि ये कैसे सक्सेसफुल होते हैं। ये हो ही नहीं सकते इतनी बड़ी, इन्होंने ये सोच तो लिया कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे इंडिया में, सबको लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, है ना। द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है तो है इनका, बट पता नहीं सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था।
टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड इन द प्रॉस्पेरस कंट्रीज, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ खुशहाल देश, जो बड़े सक्सेसफुल कंट्रीज थे, डेवलप्ड कंट्रीज हम कह सकते हैं, वो उन कंट्रीज में ही सिर्फ डेमोक्रेसी सक्सेसफुल जा रही थी, मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, वेयर नियरली एवरी वन वॉज लिटरेट, जहाँ पे हर कोई बंदा पढ़ा लिखा है, हर बंदा अवेयर है, हर एक बंदे को पता है कि कौन सी कैसी गवर्नमेंट बनानी है। By that time many countries in Europe had not given voting rights to all women। अब एक चीज़ और देखने वाली है कि उस टाइम पे क्या था कि लोग इंडिया में सबसे पहली बार ये होने जा रही थी चीज़ कि इंडिया ने अपनी देश की औरतों को भी पार्टिसिपेट करवाया, किसमें, इलेक्शंस में, जबकि यूरोप में भी ये चीज़ नहीं थी। उस टाइम पे यूरोप में भी औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इंडिया ने ये चीज़ औरतों को आगे लाने की सोची, लेडीज़ को आगे लाने की सोची, और इस वजह से इन्होंने डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ वाला टैग हटा दिया और अपनी एग्जिस्टेंस लेडीज़ की हो वो चीज़ आगे लेके आए। इन दिस कंटेस्ट इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का तो मतलब आपको पता ही है, द पर्सन हु इज़ एलिजिबल फॉर वोट, जो बंदा 18 साल की उम्र के बाद वोट डालने के लिए एलिजिबल होता है उसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से गिनते हैं, है ना। अब इसमें आपको साइड में एक ये पिक्चर भी शो हो रही है जहाँ पे एक लेडी दिखाया रखी है, विमेन है ना, मिस्टर एंड मिसीज जो भी कुछ है। दैट वाज अ गुड डिसीजन, बट व्हाट अबाउट men who still refer to a woman as Mrs. somebody as if she does not have a name of her own। अब ऐसे कई लोग थे जो अभी भी औरत को, ये उसकी पत्नी है, उसका अपना मान लो कोई किसी का नाम है राधा नाम है ना, तो राधा वाइफ ऑफ राहुल ऐसा गिना जाता था, राधा नाम की अपनी कोई पहचान नहीं थी। तो ये चीज़ भी हमने सबसे पहले रिमूव की थी, इंडिया ने सबसे पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में अपनी ये चीज़ को रिमूव किया था, ताकि लोग अपनी सोच हम बदल सकें, जो पहले हो रहा था वो अब नहीं होगा, है ना। तो अब नीचे कार्टून आपको दिखा रखा है, इसमें क्या है, एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है और ऊपर कौन बैठे हैं, इसके बड़े बड़े लीडर्स। देखो नीचे हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, अ कार्टूनिस्ट इम्प्रेशन ऑफ द इलेक्शन कमेटी formed by the Congress to choose party candidates in 1951 on the committee besides Nehru, Morarji Desai, रफ़ी अहमद किडवाई, डॉक्टर BC रॉय, कामराज नादार, राजा गोपालचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, DP मिश्रा, PD टंडन एंड गोविंद वल्लभ पंत। ये जो हैं पर्सन्स हैं, ये कौन से, कांग्रेस पार्टी के पर्सन्स दिखा रखे हैं, और इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो ये कार्टूनिस्ट ने ये दिखा रखा है, नीचे पब्लिक है। तो ये क्या है कि अब आगे हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों आगे आई, कैसे इलेक्शंस हो रही हैं। पहले मैं आपको वो चीज़ समझा रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन कैसे बनाया गया, उसकी कमेटी कैसे बनी, उनके क्या उन्होंने अपने पॉलिसीज़ बनाई, है ना। तो पहले इलेक्शंस होंगी, उसके बाद ही तो कोई पार्टी विनर होगी या कोई लूज़र होगी। तो कौन सी पार्टी विनर थी, कौन सी पार्टी लूज़र्स थी, ये मैं आपको अपने अगली वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो आप इतना सा आज रीड आउट करो, एंड देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दीज पैराग्राफ्स। तो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल्सो देयर, लाइक हाउ मैनी टोटल एलिजिबल वोटर्स आर इन देयर इन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, है ना। ये बन गया, हाउ मैनी टोटल MLAs वर देयर, हाउ मैनी टोटल लोकसभा मेंबर्स वर देयर इन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, हाउ मैनी टोटल एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट इन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू रिवाइज एंड राइट डाउन ऑन वन नोटबुक सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, यू कैन रिवाइज इट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो underline these, highlighted these important lines in your book. Thank you very much. Have a good day.